मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गढ़वा में 2 दिवसीय राजकीय वंशीधर महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा से घंटों की पूछताछ। कल रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को ईडी के समक्ष होना है पेश। आईआईएम रांची में अप्रेंटिसशिप कॉन्क्लेव में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने किया है आयोजन। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज भी गरज के साथ बारिश के आसार। मई में सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया रांची का अधिकतम तापमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गढ़वा में 2 दिवसीय राजकीय वंशीधर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान श्री सोरेन लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। साथ ही साथ कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इस मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और कृषि मंत्री बादल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और जिले के उपायुक्त शेखर जमुआर ने महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। राजकीय महोत्सव को यादगार और अद्भुत बनाने के लिए जिला प्रशासन ने हर स्तर पर तैयारियां पूर्ण कर ली है। इस महोत्सव में देश के कई जगहों के कलाकार इस महोत्सव को यादगार बनाने यहां आ रहे हैं। साथ ही अपने राज्य के कई बड़ी हस्तियों के साथ अन्य स्थानों के भी गणमान्य लोग यहां आने की के लिए इच्छुक हैं और वो लोग आ रहे हैं। जिला प्रशासन जिलावासियों से अपील करता है कि इस महोत्सव को यादगार बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करें और इस महोत्सव को यादगार बनाएं। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनगढ़ा में माइनिंग लीज और रिश्तेदार को 11 एकड़ जमीन आवंटन मामले में दायर याचिका की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। इससे पहले सोमवार को इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए जवाब दायर करने के लिए समय प्रदान कर दिया। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भिंगरा की खंडपीठ ने जिले के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो की सजा का 1 वर्ष कम कर दिया है। इस मामले में कल हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय ने कहा है कि निचली अदालत ने 2 वर्ष की सजा सुनाई है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं बताया है। ऐसे में उनकी सजा 1 वर्ष की कम की जाती है। इधर सजा की अवधि कम होते ही उनका चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2006 में सोनाहातू के तत्कालीन सीईओ आलोक कुमार ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें अमित महतो सहित अन्य पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति हेमंत प्रछक ने मामले की सुनवाई की और इस मामले पर अंतिम फैसला ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद करने का निर्णय लिया। इस मामले में निचली अदालत की 2 साल की सजा को स्थगित करने के लिए राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर किया है। पर गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार किया है। गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट गर्मी की छुट्टी के बाद आदेश पारित करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि अधिकारी गांवों में जाएं और ग्रामीणों की समस्याएं सुनें, तभी विकास को गति दी जा सकेगी। श्री आलम ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं को धरातल पर उतारने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करें। श्री आलम कल रांची में आयोजित एक विभागीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए 26 प्रखंड कार्यालयों को वाहन उपलब्ध कराए गए। मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी सचिव चंद्रशेखर, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी और जेएसएलपीएस के सीईओ सूरज कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
जमीन घोटाले से जुड़े मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को दोबारा समन भेजकर कल ईडी कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। इस मामले में कल कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस त्रिदीप मिश्रा से ईडी के अधिकारियों ने घंटों पूछताछ की और कई अहम जानकारियां हासिल की। इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने सोमवार को रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि से घंटों पूछताछ की थी और कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। इधर ईडी ने सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन खरीदने वाले जगत बंधु टी स्टेट के मालिक दिलीप घोष को भी समन भेजा है। उन्हें 10 मई को रांची स्थित ईडी कार्यालय में हाजिर होने को कहा गया है। नालसा एवं झालसा के निर्देश पर 13 मई को राज्य के सभी जिला अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। डालसा के सचिव राकेश रंजन ने बताया कि लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जोर शोर से तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर 50,000 पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है। माननीय नालसा और झालसा के तत्वाधान में 13 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुनिश्चित किया गया है, जिसकी तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही है। हम लोग के द्वारा तथा विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इस बार जो लोक अदालत नेशनल लोक अदालत हो रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सफल कराने के लिए इस ओर हम लोग सबसे पहले तो नोटिस जितने जारी किए हैं 35,000 प्लस हम लोग नोटिस जारी कर चुके हैं और भी उम्मीद है कि 40,000, 45,000, 50,000 तक हम लोग नोटिस जारी करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन लोगों को बुलाएं, एक स्पेशल फोरम प्रदान करें ताकि वो लोग अपने मैटर्स को प्री लिटिगेशन स्टेज पे तथा लिटिगेशन स्टेज। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर से पुलिस ने एक हत्याकांड मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें अपराधी इमदाद खान और उसकी बहन शामिल हैं। शुगर, इसका कुल वजन प्लास्टिक सहित 41 ग्राम है। 5 पारदर्शी प्लास्टिक के पाउच ब्राउन शुगर, इसका कुल वजन 21 ग्राम है। तो हम लोग वजन कम भी कर दे तो कम से कम 50 ग्राम ब्राउन शुगर होगा। इसका मार्केट वैल्यू कम से कम 4 लाख से ऊपर होना चाहिए। और इसके अलावा 3,20,000 रुपये नगद वो भी बरामद हुआ है। और ये इमदाद खान उर्फ बाबू जो है वो एक इम्पोर्टेंट मर्डर केस हुआ था साबिर का। साबिर का मर्डर हुआ था, साबिर हत्याकांड में। उसमें ये इमदाद खान फरार था जो बॉबी है। इसके ऊपर मर्डर का भी केसेस है। केंद्र सरकार की ओर से क्षेत्रीय स्तर पर युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप की संभावनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत MSDE-IIM रांची में आज अप्रेंटिसशिप कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। इसका उद्घाटन राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने किया। कार्यक्रम में पद्मश्री अशोक भगत और भारत सरकार में संयुक्त सचिव सोनल मिश्रा समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आने वाले समय में अप्रेंटिसशिप मॉडल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर अपने विचार व्यक्त किए। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ शादी रचाने पहुंचे हरियाणा से दूल्हा समेत 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं नाबालिग को विवाह के मंडप से रेस्क्यू कर चाइल्ड लाइन में संरक्षित किया गया है। इस मामले में नाबालिग के बयान पर चाइल्ड लाइन ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। स्पॉट पे जाने के बाद जो जानकारी प्राप्त हुआ, DCPO कोडरमा के द्वारा जो पूछताछ की गई, कुछ महिलाएं थी और कुछ पुरुष थे। उसमें से पता चला कि ये लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, गुरुग्राम के शायद रहने वाले हैं ये लोग। और लड़का जो है वो राजू साव नाम बदल करके ये विवाह करने का प्रयास कर रहा था, जबकि वो राजू यादव है। उसका जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, उसमें ये बात आया सामने कि ये हरियाणा का ये भी रहने वाला है।
निर्दलीय विधायक सरयू राय ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को प्रतिबंधित पिस्तौल रखने और वायरल वीडियो मामले में उच्च स्तरीय जांच करने का आग्रह किया है। सरयू राय ने इस मामले में राज्यपाल से स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने का भी आग्रह किया है। किस तरह कानून का राज समाप्त होते जा रहा है, मंत्रियों का और दबंग लोगों की मनमानी कैसे बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि झारखंड सरकार के एक मंत्री हैं श्री बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने प्रतिबंधित पिस्तौल खरीद कर रखा है, जिसके बारे में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 27 जनवरी को सर्कुलर जारी किया है कि जिसके पास भी ये पिस्तौल हो, लाइसेंस लिया हो नहीं लिया हो, प्रशासन उसको जब्त करे, जब्त करके इसको मालखाना में जमा कराए। मैंने पिछले 27 तारीख को उपायुक्त को बताया, जमशेदपुर के प्रशासन को बताया कि बन्ना जी के पास ये पिस्तौल है और इस पिस्तौल का सार्वजनिक प्रदर्शन भी करते रहते हैं। 26 फरवरी को जमशेदपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित शूटिंग कंपटीशन में उन्होंने फायरिंग किया है इससे। युद्धग्रस्त देश सूडान से भारतीयों की सुरक्षित निकासी और वतन वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी लगातार जारी है। सूडान से सुरक्षित भारत पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। अभी एक फ्लाइट आई है सूडान से। मेरे साथ एक परिवार है जो गुजरात से आया है। इनकी बुजुर्ग माँ है, पत्नी है, छोटी बच्ची है और उनके पापा है। मैं कसाला से हूँ, सूडान में वो जो कसाला स्टेट है वहाँ से कसाला में हूँ। अभी हम लोग सब लोग सुरक्षित पहुंच गए। आप लोग जो न्यूज दे रहे हैं, देख रहे हैं, वो कसाला में कुछ नहीं है। कसाला में खाने पीने की चीज, ऑल ओवर लाइटिंग, पानी सब कुछ मिलता है पानी। लेकिन आप लोग जो न्यूज दे रहे हैं वो खर्टूम में है। खर्टूम में श्योर है, खर्टूम, ओमदुर्मान, नॉर्थ खर्टूम में, लेकिन कसाला में अभी हम कसाला से इसलिए है, सब लोग घबरा गए कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन कसाला में कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपको भारत सरकार के लिए क्या कहना है? भारत सरकार के लिए मुझे ये ऑपरेशन कावेरी है वो दिस इज ए बेस्ट एंड नरेंद्र मोदी दिस इज ए बेस्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद। एंड जो आपने आर्मी सरकार, आर्मी लोगों ने जो हमले पोर्ट से जिद्दा और जिद्दा से यहाँ मिला है, वो थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र मोदी का मैं खूब आभार व्यक्त करता हूँ। इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। बुजुर्ग माँ से बात करेंगे। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी જેવા માણસો બહુ ઓછા દુનિયામાં થશે। નરેન્દ્ર મોદી તો મારા ભાઈ કરતા પણ વિશેષ છે। એટલા સારા માણસ છે કે જેનો ક્યાંય એનો શું ભાષામાં એનો ઉપકાર માનવો એ નથી ખબર પડતી કે દૂર બેઠા પણ આપણું કેટલું કરે છે। બહુ આકરું છે એ બધું। इनका ये कहना है मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किन लफ्जों में करूं, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, दिल से धन्यवाद। आप क्या कहेंगी? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, थैंक यू, वंदे मातरम। बेटा आप क्या बोलोगे? कैसा लग रहा है आपको इंडिया के वापस? अच्छा लग रहा है। थैंक यू नरेंद्र मोदी। थैंक यू नरेंद्र मोदी। ये छोटी सी बच्ची का कहना है। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मेरे भाई जैसा का फर्ज अदा किया है और ये पूरा परिवार सुरक्षित है। एक माणस पण नरेंद्र मोदी जेवू न थाय। लाखों में एक है नरेंद्र मोदी, उनके जैसा सरल इंसान कोई नहीं है। कैमरामैन सौरभ और प्रबोध के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी की चतरा जिला कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने बताया कि केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही नए सिरे से नई कमेटी का गठन किया जाएगा। बंगाल पुलिस ने राजू झा की हत्या मामले में इंद्रजीत गिरी और लाल बाबू कुमार को रांची के पुंदाग ओपी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इंद्रजीत यूपी और लाल बाबू बिहार का रहने वाला है। दोनों यहां छिपकर रह रहे थे। हैदराबाद की पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए की ठगी मामले में चुटिया थाना क्षेत्र के गोसाई टोला निवासी समीर उर्फ बहादुर कुमार को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद ले गई। समीर को चुटिया पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहारिया बस्ती में रमेश दत्ता के घर के सामने थाना प्रभारी चंद्रशेखर सिंह पर गोलीबारी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है।
आरोपियों में अजीत हेम्ब्रम और पटवारी सोरेन शामिल हैं। इनके पास से एक देशी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर पुलिस ने टोकलो रोड में छापेमारी कर 35 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। खूंटी पुलिस ने बरबंदा गांव के जंगल में छापेमारी कर एक LPT 709 ट्रक पर लदे 44 बोरा में भरे 870 किलो अवैध डोडा जब्त किया है। मौके पर पुलिस ने ट्रक के चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य लोग जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। लातेहार पुलिस ने जिले के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत राकी कला गांव के पास छापेमारी कर उग्रवादी संगठन TSPC के सब जोनल कमांडर सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी सत्येंद्र यादव जिले के छिपादोहर का रहने वाला है। होटवार स्थित जैप 10 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर सदर अस्पताल के चिकित्सीय दल तथा अतुल गेरा के सहयोग से किया गया। शिविर में कुल 65 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। रांची के मोरहाबादी मैदान में लगी इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपने परिवार और दोस्तों संग मेगा ट्रेड फेयर में खरीदारी के साथ मनोरंजन भी कर रहे हैं। यहाँ अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड समेत अन्य देशों के स्टॉल लगे हैं। रांची जिला निर्वाचन शाखा के प्रधान लिपिक बीजा टोप्पो सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन शाखा में आयोजित समारोह में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी मेरी मड़की और अन्य पदाधिकारी कर्मियों ने बीजा टोप्पो को सेवानिवृत्त होने पर सम्मानित करते हुए बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए देश भर में कई तरह के पहल हो रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किसानों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, ताकि अन्नदाता आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। पूर्वी सिंहभूम के कदमा स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न प्रखंडों से आए हुए 35 प्रशिक्षणार्थियों को डेयरी एवं बर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान प्रशिक्षक अवकाश प्राप्त कृषि वैज्ञानिक परिमल कुमार सिंह ने प्रशिक्षुओं को पशुपालन की बारीकियों से अवगत कराया, साथ ही उन्हें केचुआ खाद बनाने के तरीके भी बताए। जो हमारा गोबर तैयार होता है, उस गोबर से केचुआ खाद का निर्माण जो है करते हैं, तो उसके लिए मेथड वगैरह जो है पीट मेथड जो है उसको बताते हैं। प्रशिक्षणार्थियों में इस प्रशिक्षण से नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने बताया कि डेयरी उद्योग से संबंधित जानकारी को वे अब अपने गांव जाकर किसानों और अन्य लाभुकों को भी बताएंगे। साथ ही वे खुद भी गौ पालन शुरू करेंगे। केंचुआ खाद कैसे बनाना है, कैसे करना है, इसको ऐसे करो, 10 मीटर जैसे लंबाई साथ जैसे सिखाए हमको, हम यहाँ से जाके उसको दीदी लोग को उनसे सिखाएंगे। गाय जो रखे हैं दीदी लोग, उनको उनके साथ भी उनका भी करेंगे, उससे हम लोग को भी कुछ फायदा मिलने वाला है। प्रशिक्षण संस्थान की फैकल्टी माला कुमारी ने बताया कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित यह प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है। प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के अलावा रहने खाने की भी व्यवस्था की गई है। उससे केचुआ खाद जो प्राकृतिक खाद होता है वो कैसे तैयार होगा और उससे कैसे हमारे धरती की जो उर्वरक क्षमता है वो कैसे बढ़ेगा, इस चीज के बारे में ये लोग जानकारी लेने आई है। और ये ट्रेनिंग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी तरह निःशुल्क है। एक प्रशिक्षु ने बांग्ला भाषा में प्रशिक्षण के लाभ गिनाए और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार जताया। पहले भारत सरकार के आमार तरफ থেকে অনেক নমস্কার জানাই। এখন আমরা আরসিটি এসে বুঝতে পারছি যে গাই ছাগল কৃষিকাজ কিভাবে করা উচিত, তাদেরকে কিভাবে আমরা বাঁচিয়ে রাখবো এবং আমাদের उन्नति होबे, ग्रामेर उन्नति होबे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से निकलकर ये प्रशिक्षणार्थी पशुपालन और बर्मी कंपोस्ट निर्माण में नए तौर तरीकों को अपनाकर अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकेंगे और कृषि विकास के वाहक बनेंगे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट।
गुमला जिले के जाड़ी थाना क्षेत्र में कल देर रात एक पिकअप वाहन के पलट जाने से उस पर सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 20 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी लोग सरंगाडीह गांव में एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद डुमरी प्रखंड क्षेत्र के कटारी लौट रहे थे। इसी बीच जरडा गांव के पास पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों को प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने जिला प्रशासन से घायल लोगों को उचित इलाज कराने का भी निर्देश दिया है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पत्रकारों की नजरबंदी और कारावास को रोकने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर कोने में प्रेस पर हमले हो रहे हैं। गुतरेज ने रेखांकित किया कि हमारी सारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 से पहले अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र और न्याय की नींव है। प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में गुतरेज ने कहा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया में सभी पत्रकारों को एक ही स्वर में बोलना चाहिए। पत्रकारों को उनके काम करने के लिए हिरासत में लेना और कैद करना बंद किया जाए। झूठ और दुष्प्रचार बंद हो। सच और सच बोलने वालों को निशाना बनाना बंद किया जाए। गुतरेज ने चिंता व्यक्त की है कि दुनिया के हर कोने में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 में कम से कम 67 मीडिया कर्मी मारे गए। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज सवेरे हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मई महीने में यह तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम है। उधर जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा है कि फास्टैग से टोल संग्रह 29 अप्रैल को एक दिन में 193.15 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। उस दिन कुल 1.16 करोड़ लेन देन हुए। अनिवार्य कर दिए जाने के बाद फास्टैग कार्यक्रम के तहत टोल प्लाजा की संख्या 770 से बढ़कर 1228 हो गई है, जिसमें 339 राज्य टोल प्लाजा शामिल हैं। उपयोगकर्ताओं के बीच लगभग 97% की प्रसार दर और उन्हें 6.9 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जाने के साथ इस प्रणाली ने राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित शुल्क प्लाजा में प्रतीक्षा समय को कम करके उपयोगकर्ताओं के अनुभव को काफी बेहतर बनाया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ऊंची पेंशन पाने के लिए आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ाकर 26 जून कर दिया है। ईपीएफओ ने अब इससे बढ़ाकर 26 जून 2023 कर दिया। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स की पेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन इसका प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स को लेकर लोगों के बीच काफी भ्रम बना हुआ था। इससे लोगों को हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने में समस्या आ रही थी। इस वजह से अब हायर पेंशन का विकल्प चुनने की समय सीमा को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसके लिए अब तक केवल 12 लाख आवेदन मिले हैं। और अब व्यापार जगत की प्रमुख खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। पेट्रोलियम कंपनियों का बकाया ना चुका पाने के कारण गो फर्स्ट एयरलाइन ने 3 और 4 मई को अपनी उड़ानों को कैंसिल कर दिया है। तेल कंपनियों के बकाये का भुगतान नहीं कर पाने के चलते एयरलाइंस ने ये फैसला किया है। गो फर्स्ट कैश एंड कैरी मोड में अपनी फ्लाइट ऑपरेट करती है, यानी कि एयरलाइंस को हर दिन के हिसाब से जितनी उड़ान भरनी है उसके मुताबिक फ्यूल के लिए पेमेंट करना पड़ता है। साउथ कोरियाई टेक कंपनी सैमसंग ने अपने कर्मचारियों के चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल इस्तेमाल पर रोक लगा दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कंपनी ने मेमो के जरिए अपने एम्प्लॉयज को नई पॉलिसी के बारे में जानकारी दी। दरअसल हाल ही में इंजीनियर्स की गलती से चैट जीपीटी के माध्यम से सैमसंग की कई सेंसिटिव डेटा जो है वो लीक हो गए। इसके बाद कंपनी ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ये कदम उठाया।
अप्रैल 2023 में पीक बिजली की मांग सर्वकालिक उच्च दर पर पहुंच गई। उच्च विनिर्माण क्षमता उपयोग ने देश की बिजली की मांग को 2,15,882 मेगावाट के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का निवेश जोरदार रहा, क्योंकि 2023 के जनवरी-मार्च तिमाही में करीबन 14 लाख करोड़ से ज्यादा तक का निवेश दर्ज किया गया है। वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी किए गए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 भारत अब 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत 6 पायदान ऊपर आ गया है। एक नजर डालते हैं खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होगी। लखनऊ की टीम इस सीजन में सीएसके के हाथों में लिहार का हिसाब चुकता करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स को पिछले 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। टीम की कोशिश आज लखनऊ के खिलाफ मैच अपने नाम करते हुए जीत की पटरी पर लौटने की होगी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को पिछले मुकाबले में हार मिली थी। ऐसे में लखनऊ की टीम भी आज अपनी छठी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। वहीं आज का दूसरा मैच पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। यह मैच पंजाब के होम ग्राउंड मोहाली में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स की बात करें तो इस टीम ने अब तक 9 में से 5 मुकाबलों में जीत हासिल की है। वहीं उसे 4 में हार का मुंह देखना पड़ा है, जबकि मुंबई इंडियंस को 8 में से 4 में जीत और 4 में हार मिली है। दोनों टीमों को पिछले मैच में जीत हासिल हुई थी। ऐसे में आत्मविश्वास से भरी दोनों टीमों के बीच रोमांचक भिड़ंत होने की उम्मीद है। आईपीएल 2023 के 44वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 5 रन से हरा दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 130 रन बनाए थे। जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 125 रन बना सकी। इस मैच के हीरो अमन और ईशांत शर्मा रहे। अमन ने इस मैच में अर्धशतक लगाया। अमन 44 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं ईशांत शर्मा ने इस मैच के आखिरी ओवर में 12 रन बचाए। ताशकंद में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में आज भारत के निशांत देव रिंग में उतरेंगे। इससे पहले खेले गए मुकाबलों में टोक्यो ओलंपिक और 2019 एशियाई चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके आशीष चौधरी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पहली बार विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हर्ष चौधरी 86 किलोग्राम वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के बिली मैकलिस्टर के खिलाफ 0-5 से मुकाबला हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने मैड्रिड ओपन के पुरुष एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दुनिया के दूसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी 19 वर्षीय अल्कराज ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-1, 6-2 के बड़े अंतर से हराया। मैड्रिड ओपन 2023 के पुरुष एकल स्पर्धा में रूस के 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे रूबलेव उलटफेर का शिकार हो गए। दुनिया के 6ठी वरीयता प्राप्त रूबलेव प्री क्वार्टर फाइनल में करेन खाजो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गढ़वा में 2 दिवसीय राजकीय वंशीधर महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा से घंटों की पूछताछ। कल रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को ईडी के समक्ष होना है पेश। आईआईएम रांची में अप्रेंटिसशिप कॉन्क्लेव में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने किया है आयोजन। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज भी गरज के साथ बारिश के आसार। मई में सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया रांची का अधिकतम तापमान।